एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड के फीचर्स को लेके मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसको लोगों ने काफ़ी सराहा है। लेकिन एक सवाल जो काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि क्योंकि एक रिटायरमेंट बेनिफिट फंड है, तो इसकी तुलना करी जा रही थी एनपीएस के साथ और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि एनपीएस के कंपैरिजन में ये फंड कहाँ पे स्टैंड करता है? क्या फीचर्स हैं एनपीएस के और क्या फीचर्स हैं इस रिटायरमेंट फंड के? अगर इनका साइड बाय साइड कंपैरिजन किया जाए, तो क्या निकल के आता है? तो इसी कंपैरिजन को मैंने अपने इस वीडियो में करने की कोशिश करी है, जहाँ पे हम देखेंगे कि एनपीएस और एसबीआई रिटायरमेंट फंड को जब साइड बाय साइड रखा जाता है, तो किसके पैरामीटर्स कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स एग्जेम्पशन की। तो एनपीएस के अंदर अगर आप अपने एम्प्लॉयर के थ्रू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपको 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए की एग्जेम्पशन मिलती है। मज़ेदार बात यह है कि ये लिमिट 80C की एग्जेम्पशन लिमिट जो कि 1.5 लाख रुपए है, उससे ओवर एंड अबव है। यानी कि अगर आप 1.5 लाख ऑलरेडी 80C के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आपको इस अमाउंट के ऊपर भी एग्जेम्पशन मिलेगी। लेकिन अगर आप खुद से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपका एम्प्लॉयर के थ्रू कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, तो आपकी कंट्रीब्यूशन 80C सेक्शन के अंडर डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। इसके साथ साथ कुछ साल पहले एक और रूलिंग आई थी जिसके अंडर आप 50,000 रुपए तक की वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं एनपीएस में, जिसको अगेन 80CCD 1B में माना जाएगा और इसकी लिमिट भी 80C के ओवर एंड अबव है। यानी कि 1.5 लाख की लिमिट को आप इंक्रीज करके 2 लाख पहुंचा सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयर के थ्रू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ओवर एंड अबव दिस लिमिट भी आपका टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगर हम एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट की बात करते हैं, तो इस केस में आपको कोई अपफ्रंट टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, कोई एटीसी की रिबेट नहीं मिलती है। अब अगर हम विड्रॉल के टाइम पे टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं, तो एनपीएस के केस के अंदर 60 साल की एज पे आप 60% तक का कॉर्पस बिना किसी टैक्स को दिए हुए कंप्लीटली टैक्स एग्जम्प्ट निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद या फिर 65 साल की उम्र होने के बाद अपना पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा। अगर हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो एनपीएस इंश्योरेंस की कोई भी सुविधा नहीं देता है, जबकि एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड के अंदर एक स्पेशल फीचर है, जहां पे अगर आप अपने एसआईपी को एसआईपी इंश्योर के अंडर रजिस्टर कराते हैं, तो आपको आने वाले सालों के अंदर अपनी एसआईपी इंस्टॉलमेंट की एक पर्टिकुलर परसेंटेज का इंश्योरेंस कवर मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं स्कीम स्विचिंग की, तो एनपीएस आपको डिफरेंट स्कीम्स और डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर्स को चूज करने का ऑप्शन देता है। इसके साथ ही 2 फ्री स्कीम चेंजेस और पेंशन फंड मैनेजर चेंजेस अलाउ करता है एक फाइनेंशियल ईयर में। एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड के केस में आपके पास कोई भी चॉइस ऑफ स्कीम नहीं है, क्योंकि आपका सारा का सारा पैसा एसबीआई म्यूचुअल फंड्स मैनेज कर रहा है। लेकिन एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड के केस के अंदर कोई एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है अगर आप सेम स्कीम के डिफरेंट प्लान्स के अंदर स्विच करते हैं तो। लेकिन अगर कोई टैक्स एप्लीकेबिलिटी होगी आपके स्विचिंग के कारण, तो वो आपको जरूर देनी पड़ेगी। स्कीम फीचर्स की बात करें, तो एनपीएस के अंदर आप इन्वेस्टमेंट लमसम कर सकते हैं, एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है कि आप एसआईपी का फीचर कैसे यूज कर सकते हैं एनपीएस के केस में। एनपीएस के केस में कोई एसटीपी और एसडब्ल्यूपी अवेलेबल नहीं है। अगर आप एसटीपी और एसडब्ल्यूपी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी मैंने नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड की बात करें, तो वहाँ पे लमसम, एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं। एसटीपी के थ्रू आप डिफरेंट स्कीम्स के अंदर अपना पैसा ट्रांसफर भी कर सकते हैं। लॉकिंग पीरियड की बात की जाए, तो एनपीएस में 60 साल की एज तक लॉकिंग रहती है और एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड की बात की जाए, तो वहाँ पे 5 साल जिस दिन से आपको यूनिट अलॉट हुए हैं तब तक, या फिर 65 साल की एज जो भी पहले हो तब तक का लॉक इन रहता है। एक इंपॉर्टेंट बात कि 5 साल की जो लिमिट है यहाँ पे ये है जिस दिन से आपको यूनिट अलॉट हुए हैं। इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करते हैं, तो एनपीएस हमें 2 इन्वेस्टमेंट स्टाइल देता है। एक देता है एक्टिव चॉइस, जिसके अंदर आप खुद मैनेज कर सकते हैं कि आप कौन सी एसेट क्लास में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऑटो चॉइस हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, जहां पे एक लाइफ साइकिल फंड मिलता है और आपकी एज के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होता है कि किस
एसेट क्लास में कितना पैसा जाना चाहिए। एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड की बात करते हैं तो उस केस के अंदर भी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला है माई चॉइस, जो कि सिमिलर है एक्टिव चॉइस के अंदर, जहां पे आप अपने इच्छा अनुसार चूज कर सकते हैं कि किस प्लान में कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आपके पास ऑटो चॉइस की तरह ही ऑटो ट्रांसफर प्लान मिलता है। ऑटो ट्रांसफर प्लान में अगेन एज बेस्ड ट्रांसफर होता है आपके इन्वेस्टमेंट प्लान में। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका रिस्क प्रोफाइल कम करने के लिए एग्रेसिव से कंजर्वेटिव के अंदर आपको मूव किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं डिफरेंट प्लान्स की तो एनपीएस में ऑटो चॉइस के केस के अंदर 3 डिफरेंट प्लान अवेलेबल हैं। ये तीनों डिफरेंट प्लान डिपेंड करते हैं इक्विटी की परसेंटेज के हिसाब से। जैसा कि नाम है, LC25 के अंदर 25% इक्विटी का एक्सपोजर रहता है, LC50 में 50% एक्सपोजर और LC75 में 75% मैक्सिमम एक्सपोजर। एज के साथ साथ इनका एक्सपोजर कम होता जाएगा। एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड की बात करें तो वहां पे 4 डिफरेंट प्लान जो हैं उन चारों के अंदर एग्रेसिव हाइब्रिड, कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव हाइब्रिड के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी रेशो जो है एग्रेसिव में इक्विटी में 80 से 100% है, और वो चेंज होके कंजर्वेटिव प्लान में डेट में 80 से 100% हो जाती है, ताकि आपका रिस्क इन केसेस में लो रहे। अगर बात करें कि किस एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है एनपीएस और एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड में, तो एनपीएस के केस में इक्विटी में मैक्सिमम 75% तक की इन्वेस्टमेंट होती है। बाकी इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में करी जा सकती है। एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट के केस के अंदर कोई लिमिट नहीं है एसेट एलोकेशन में। अगर आप एग्रेसिव प्लान लेते हैं तो वहां पे 80 से लेकर 100% तक की इक्विटी एक्सपोजर हो सकती है। अगर हम विड्रॉवल की बात करें तो एनपीएस के केस में, नॉर्मल सुपर एन्युएशन के केस में आपको कम से कम 40% वेल्थ से अपनी एन्युटी को परचेज करना पड़ता है। इसी चीज को अगर आप प्री मैच्योर एग्जिट करना चाहेंगे तो कम से कम आपको 80% वेल्थ एन्युटी परचेज के अंदर लगानी पड़ेगी। एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड की बात करें तो इस केस के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं है विड्रॉल की, जब आपका लॉक इन पीरियड खत्म हो जाता है या फिर आपकी एज 65 ईयर्स हो जाती है। अगर हम बात करें इनके चार्जेस की कि एनपीएस और एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड के चार्जेस का क्या डिफरेंस है, तो यहाँ मैंने काफ़ी डिटेल में यहाँ पे दे रखा है, जो कि एक्चुअली में इनकी साइट से ही लिए गए हैं। जिसमें आप देख सकते हैं कि एनपीएस की एक्सपेंस रेशियो वन ऑफ द लोवेस्ट है और इसकी फंड मैनेजमेंट फीस वन ऑफ द लोवेस्ट है। आप देखेंगे कि ये सिर्फ 0.009% फीस सिर्फ चार्ज करता है अपने फंड मैनेजमेंट की, और बाकी ट्रांजैक्शन चार्जेस भी बहुत ही कम है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड की, तो एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह ही इसके एसेट मैनेजमेंट चार्जेस हैं, जिसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, और एज पर सेबी गाइडलाइंस इनकी डिटेल्स को फॉलो किया जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या डिसाइड करेंगे कि आप एनपीएस में पैसा डालना चाहेंगे या फिर एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड में, या अगर आपने कोई और रिटायरमेंट बेनिफिट फंड ले रखा है तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर बताएं कि आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक पे क्लिक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन जरूर दबाएं। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।